नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनम में। तो आज की क्लास में हम भारत के महान्यायवादी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और विस्तृत व्याख्या के साथ शॉर्ट ट्रिक के साथ पूरी क्लास को ख़त्म करेंगे और एक एक फैक्ट को इस क्लास में पढ़ा देंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का महान्यायवादी, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? भारत का महान्यायवादी। देखिए, सबसे पहले परिचय और संवैधानिक स्थिति को पढ़ेंगे। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है कि कौन से भाग में दिया गया है? भाग 5 में दिया गया है। और आर्टिकल कौन सा है? 76 है हमारा। तो आर्टिकल कौन सा है? 76 है। ठीक है, तो भाग 5 आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अब इसकी स्थिति क्या है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देश का कैसा होता है? प्रथम विधि अधिकारी, यानी कि सर्वोच्च अधिकारी होता है। और भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सभी अदालतों में सरकार का मुख्य वकील भी होता है। यानी सरकार की तरफ से ये क्या होता है? एक मुख्य वकील होता है जो सरकार के सारे केसेस को क्या करता है? अदालत में लड़ता है। तो भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकट रमणी है। कौन है? आर वेंकट रमणी है। अब हम बात करते हैं इनकी ट्रिक कैसे याद करेंगे। ट्रिक के माध्यम से भी हम याद करेंगे। तो नाम के अंदर ही क्या छुपा है? राज छुपा है इनका। माँ से मतलब मुख्य कानूनी सलाहकार हैं। ये क्या है? मुख्य कानूनी सलाहकार भी हैं। हाथ से हाउस होगा, संसद में बैठ तो सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते, इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है। और न्याय से न्यायाधीश यानी न्यायाधीश बनने की योग्यता भी रखते हों। और वादी से राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति का मन होगा तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। तो यहाँ जो हमने पॉइंट को हाईलाइटेड किया है उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति और योग्यता की। इनकी नियुक्ति और योग्यता की बात करेंगे तो नियुक्ति कौन करेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किनके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और योग्यता क्या होगी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता इनके पास होनी चाहिए। और आवश्यक शर्तें हमारी क्या है कि भारत का नागरिक हो, हाईकोर्ट में कम से कम, हाईकोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या हाईकोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक की वकालत की हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो देखिए इनकी योग्यता क्या है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। योग्यता होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की इनके पास पात्रता होनी चाहिए, और भारत का नागरिक हो, हाईकोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों, और हाईकोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक इन्होंने वकालत की है। देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। अब हम ट्रिक के साथ भी याद करेंगे इसको। अनुच्छेद 76 याद रखने की ट्रिक कैसे होगी? तो 76 को हिंदी में क्या कहेंगे? 76। क्या कहेंगे? 76 कहेंगे। तो कानूनी संकट आने पर महान्यायवादी सरकार के साथ डटकर निछत्तर होकर खड़ा रहता है। तो आपको अनुच्छेद याद कर लिया आपने 76 को। अब इनका हम कार्यकाल पढ़ेंगे। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, वेतन और पदमुक्ति के बारे में बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ेंगे हम। और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उसको हमने हाईलाइटेड किया है, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इनका कार्यकाल होता है कि संविधान में कार्यकाल निश्चित नहीं है। इनका कार्यकाल क्या है? निश्चित नहीं होता है।
और कोई कार्यकाल 5 या 6 वर्ष का नियम नहीं है। इनका कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं होता है कि आप 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे या 6 वर्ष तक पद पर रहेंगे। पदमुक्ति राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जब तक चाहेगी तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। और हटाने के लिए इनके लिए संविधान में महाभियोग जैसी कोई आवश्यकता भी नहीं की गई है। और त्यागपत्र अपना किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को दे देते हैं। तो आपको याद रखना है कि किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। और ये इनका कोई निश्चित कार्यकाल भी नहीं होता है। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और सरकार जब बदल जाती है, यानी सरकार बदलने पर परंपरा के अनुसार महान्यायवादी भी क्या करते हैं? इस्तीफे को दे देते हैं। सरकार बदली तो महान्यायवादी भी बदल जाते हैं। और अनुच्छेद 76 की क्लॉज 4 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक भी इनको मिलता है। तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जो पारिश्रमिक है वो भी इनको दिया जाता है। अब हम बात करके इनके कार्य और कर्तव्य क्या हैं। देखिए इनके कार्य और कर्तव्य क्या हैं। तो ये भारत सरकार को राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी मामलों पर सवाल या सलाह देते हैं। यानी भारत सरकार को राष्ट्रपति द्वारा जो सौंपे गए कानून होते हैं उन पर सलाह देना होता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ कोई केस चल रहा होता है तो सरकार का पक्ष रखने कौन आता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अनुच्छेद 143 यानी राष्ट्रपति द्वारा राय मांगने पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करना होता है। नहीं, सरकार का ही सर्वोच्च अधिकारी होता है। सरकार के ही सारे पक्ष कोर्ट में रखता है। सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो ये क्या करता? अपना पक्ष रखने जाता है। तो भारत का महान्यायवादी कैसा है? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब हम बात करते हैं महान्यायवादी के अधिकार क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सुनवाई का अधिकार भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। सभी न्यायालयों में जा सकते हैं और सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हैं आपके। संसद की भागीदारी की बात करें तो अनुच्छेद 88 क्या कहता है कि संसद के दोनों सदनों, संयुक्त बैठक और समितियों में बोलने का, भाग लेने का इनको अधिकार होता है। यानी संसद के दोनों सदन में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान करने पर क्या है? अधिकार नहीं है। मतदान पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो मतदान पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब वोट क्यों नहीं दे सकता ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे बिना टिकट सिनेमा हॉल में बैठ सकते हैं, वैसे ही संसद का सदस्य ना होने के कारण बैठ तो सकते हैं पर वोट नहीं दे सकते, क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। इनको राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अपने पास रखते हैं, मतलब प्रसाद पर्यंत तक, जब तक चाहेंगे तब तक अपने पास रखेंगे। तो रेटिंग में वोट नहीं कर सकते हैं। और विशेषाधिकार अनुच्छेद 105(4) क्या कहता हमारा कि संसद सदस्य के समान सभी कानूनी छूट व विशेषाधिकार मिलेंगे, लेकिन ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ये वोट नहीं दे सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इनके पद की सीमाएं क्या हैं। तो देखिए भारत सरकार के खिलाफ
ना सलाह दे सकते, ना मुकदमा लड़ सकते, यानी भारत सरकार के खिलाफ ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना खिलाफ ये सलाह देंगे, ना मुकदमा लड़ेंगे, ये सिर्फ भारत सरकार के पक्ष रखने कोर्ट में जाएंगे, भारत सरकार का बचाव करेंगे। दूसरी हमारी क्या है कि बिना अनुमति किसी आपराधिक मामले में आरोपी का बचाव नहीं कर सकते, यानी बिना भारत सरकार की अनुमति के बिना ये आपराधिक मामले में आरोपी का बचाव भी नहीं करेंगे। आरोपी का क्या नहीं करेंगे? बचाव भी नहीं करते हैं। और सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी में निदेशक का पद भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखिए इनके ऊपर लिमिटेशन लगाई गई हैं कि बिना अनुमति के किसी भी आपराधिक मामले में आरोपी का बचाव नहीं करेंगे, सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी में निदेशक पद स्वीकार नहीं करेंगे, और निजी अदालत सरकारी कर्मचारी होने के कारण निजी अदालत वकालत की अनुमति भी इनको नहीं है। तो ये निजी वकालत भी नहीं कर सकते हो बशर्ते मामला सरकार के खिलाफ ना हो। तो सरकारी कर्मचारी ना होने के कारण निजी वकालत की अनुमति तो है, बशर्ते मामला सरकार के खिलाफ ना हो। तो एक फैक्ट निकल के आता है कि ये बस सरकार के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आपने महान्यायवादी के सारे फैक्ट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं। आपको यदि क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।